हेलो बच्चों, कैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में YDSE स्टार्ट किए थे। आपको याद होगा YDSE काफ़ी हद तक हमने कवर किया हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं खास करके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अब हम लोग करेंगे क्या, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इसके हम अलग अलग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्रम में मैं पहला PST बताने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। बच्चों इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंसिटी बेस्ड प्रॉब्लम। इंटेंसिटी बेस्ड प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छे से समझना है आपको, बहुत ही बढ़िया समझना है आपको बच्चों। देखिए, सबसे पहले जब भी आप प्रॉब्लम करने बैठे तो कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी के दो फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2 और इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला होता है I max इंटू cos स्क्वायर 5/2। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप में समझाना चाहता हूं कि हमारे पास चूंकि दो फार्मूला है और दोनों फार्मूला को यूज कैसे किया जाए। जब हमें इंटेंसिटी गिवन होगा, सिर्फ इंटेंसिटी गिवन होगा, तब तो आप इस फार्मूला को यूज करिए। और अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी गिवन होगा, मतलब जो भी डाटा गिवन होगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के फॉर्मेट में बातें किया जाए, तो हम इसको यूज करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें कई बातों को ध्यान देना होगा, खास करके इस फार्मूला को कि फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। और एक और फॉर्मूला सामने आया था, डेल्टा एक्स इज YD/D। अगर ये सारी बातों को आप याद रखोगे तो यकीन दिलाता हूं कि आपसे कभी जिंदगी में प्रॉब्लम इंटेंसिटी के नहीं अटकेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम किसी लेवल के क्यों ना हो, आपसे कभी नहीं अटकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जाने कि हमें प्रॉब्लम किस कैटेगरी में किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, मैं यहां लिखता हूं इंटेंसिटी, फिर लिखता हूं फेज, फिर लिखता हूं पार्ट डिफरेंस और फिर लिखता हूं वाई। देखिए क्वेश्चन के दो कैटेगरी होंगे, तीसरा मैंने नहीं देखा आज तक, उम्मीद है आप भी नहीं देखोगे। जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडामेंटल है, वही बातें पूछा जाता है। जैसे हमें ऐसे क्वेश्चन देगा कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर कोई पॉइंट P है, यहां की इंटेंसिटी इतनी है, तो बताइए इस y का वैल्यू क्या है। बताइए इस y का वैल्यू क्या है। मतलब इस पॉइंट का इंटेंसिटी हमें गिवन है कि इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इतना है। तो मुझे यह बताइए कि कितने डिस्टेंस था वो सेंट्रल मैक्सिमा से, कितने डिस्टेंस पे वो फ्रिंज है। कोई बात नहीं जी, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इंटेंसिटी से फेज निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूला की मदद से इंटेंसिटी से फेज निकाल लेंगे। एक बार मेरा फेज आ जाएगा तो हम पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे। देख सकते हैं पार्ट डिफरेंस निकल सकता है, फेज आ गया तो पार्ट डिफरेंस भी आ जाएगा। और एक बार मेरा पार्ट डिफरेंस आ जाए तो बच्चे यकीन मानो आप y भी निकाल सकते हो। एक बार आपका फेज डिफरेंस आ गया
तो क्या y आ सकता है? बिल्कुल आ जाएगा y का वैल्यू। तो बच्चों मैं इस प्रकार से इसको हैंडल करूंगा। दूसरी बात और समझिए, क्वेश्चन के दूसरे कैटेगरी क्या होंगे, कुछ इस प्रकार होंगे कि मुझे ये y का वैल्यू गिवन है और मैं पाथ डिफरेंस पूछ सकता हूं, मैं फेज डिफरेंस पूछ सकता हूं, मैं इंटेंसिटी पूछ सकता हूं। तो कोई बात नहीं जी, आप पहले y से डेल्टा x निकाल लो, इस फॉर्मूला को यूज करके, y dy by dy यूज करके। एक बार मेरा डेल्टा x आ जाए तो मैं फेज डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, और जैसे ही मेरा फेज डिफरेंस आया तो मैं इंटेंसिटी भी निकाल सकता हूं। तो यही क्रम है बच्चों। कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप इस बातों को सिस्टमेटिक ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखिए हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं आगे बढ़। चलिए इस टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। कैसे प्रॉब्लम आएंगे? जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपसे जेईई एडवांस से उठाता हूं। सबसे पहले मेरे ख्याल से 2011 में आया था शायद, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन क्या था कि YDAC है, ध्यान से सुनिएगा, ये कैपिटल D और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। हमने कहा कि सेंट्रल मैक्सिमा से कोई ऐसा पॉइंट है P, इस पॉइंट का जो इंटेंसिटी है हाफ द पीक इंटेंसिटी है, हाफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो अपने को तो वैसे जेईई वालों ने पूछा था कि बताइए कि दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस क्या है इस जगह पे, लेकिन मैं एक कदम और बढ़ जाता हूं आगे और मैं आपसे y पूछता हूं। मैं पूछ लेता हूं कि बताइए ये कितना डिस्टेंस था। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया कि देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटेंसिटी गिवन है, और हमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, y। और इंटेंसिटी गिवन है तो किस फॉर्मेट में गिवन है ये भी जरूरी है भाई। तो इंटेंसिटी गिवन है तो हमें किस फॉर्मेट में गिवन किया हुआ है, तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के फॉर्मेट में गिवन किया है। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं कि इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट P इज I max into cos स्क्वायर 5/2, I max into cos स्क्वायर 5/2। इस P पॉइंट का इंटेंसिटी पता है मुझे, I max by 2 इज इक्वल टू I max इंटू cos स्क्वायर 5/2। मैं इस I max से I max को काट देता हूं, तो मैं लिखूंगा cos स्क्वायर 5/2 इज 1/2, cos स्क्वायर 5/2 इज 1/2, इसलिए cos 5/2 इज 1/√2। तो बच्चों मैं कहता हूं कि 5/2 इज π/4। देखिए सिर्फ π/4 ही नहीं होगा, अगर मैं इसको बात करूं तो कई बातें होंगे, क्योंकि सिर्फ 1/√2 का वैल्यू सिर्फ π/4 पे ही नहीं होगा, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर। चलो मैं एक जनरल केस ले लेता हूँ, मैं पहला ही मान कर बात कर लेता हूँ कि मैंने कहा कि एक ही केस π/4। वैसे आप और भी केसेस यहाँ पर ले सकते थे, 2n-1 वाला टर्म भी ले सकते थे। तो अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ का जो फेज डिफरेंस है वो है π/2, मतलब इन दोनों वेव्स के बीच में यहां पर फेज डिफरेंस है π/2। तो मैंने क्या बोला था कि एक बार फेज डिफरेंस तो आ जाए, मैं तो सारा कहानी निकाल दूंगा इसका। तो अब पता है ना फेज डिफरेंस क्या होता है, मैंने बताया था स्टेप नंबर 2 कि फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो बच्चों बताइए π/2 इज 2π/λ इंटू डेल्टा x, और मेरा पाथ डिफरेंस आएगा λ/4। मेरा पाथ डिफरेंस आएगा λ/4। इसका मतलब इस जगह पे दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस है λ/4 का।
अब तो मुझे दिक्कत नहीं है, एक बार मेरा पार्ट डिफरेंस आ जाए तो मैं इस फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं। डेल्टा एक्स इज वाई डी बाई डी, और डेल्टा एक्स क्या निकाला था आपने, लेमडा बाई 4 इज वाई डी बाई डी। तो मुझे बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, कितने डिस्टेंस पे था। आपका जवाब होगा लेमडा डी बाई 4d। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अपने को तो वैसे जनरली पार्ट डिफरेंस ही पूछा था जेई वालों ने, एडवांस वालों ने सिर्फ पार्ट डिफरेंस पूछा था, लेकिन मैंने एक कदम और आगे बढ़ के आपसे वाई पूछ लिया कि बताइए इस वाई का वैल्यू क्या है। तो चलिए अच्छे से इसको नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आए। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन नीट वालों ने पूछा था 2016 में। क्या क्वेश्चन था जरा सुनिएगा। कह रहे क्या कि मान लीजिए कोई वाईडीएससी, मैं पहले अप्रेंटिस बना देता हूं एक बार। यही था ये सोर्स और ये दोनों स्लिट्स, ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है बच्चों, नन्हे मुन्ने। तो मुझे बोला गया क्वेश्चन में कि इस डी का वैल्यू है 5 लेमडा और कैपिटल डी का वैल्यू है 10 डी। तो इस स्क्रीन पर इस स्लिट के बिल्कुल सामने सामने, मतलब यहां पर इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है। डोंट वरी, अपने को क्या गिवन है, अरे अपने को तो y गिवन है। सेंट्रल मैक्सिमा से y का वैल्यू dy/2 होगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि जब भी मुझे y गिवन हो और इंटेंसिटी की तरफ जाना है तो पहले y से डेल्टा x निकाल लीजिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि डेल्टा x बराबर y/d। तो y का वैल्यू है dy/2 इंटू d बाई कैपिटल डी। कैपिटल डी का वैल्यू है 10d। मेरे बच्चे समझने की कोशिश करें आप लोग। मैंने पार्ट डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। d से d कट जाएगा, मतलब d/20। ये मेरा पार्ट डिफरेंस है। जैसे कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इस d का वैल्यू है 5 लेमडा बाई 20, d का वैल्यू है 5 लेमडा बाई 20, 5 4 जा, मतलब मेरा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा लेमडा बाई 4। अब आप देखो ना कि इस पॉइंट पर दोनों वेव्स के बीच में कहानी ऐसा था, कुछ ऐसे। इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ का जो डिफरेंस था वो सिर्फ लेमडा बाई 4 का था। तो मैं फटाफट क्या करता हूं, यहां से फेज डिफरेंस निकाल लेता हूं और फेज डिफरेंस लिखूंगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। और मैं कहता हूं 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाई 4। लेमडा से लेमडा कट जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब मैं फेज डिफरेंस निकालने में भी कामयाब हो गया, π/2। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने फेज डिफरेंस तो निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है I0। अब देखिए यहां पर खेल समझिएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी है I0, मतलब मुझे किस फॉर्मेट को यूज करना होगा बच्चों? क्या 4I0 वालों को? नहीं, Imax वाले को। तो मैं ऐसे लिखूंगा इंटेंसिटी बराबर Imax इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। मुझे गिवन है मैक्सिमम इंटेंसिटी है I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 और फेज है π/2, मतलब मैं कहता हूं कॉस स्क्वायर π/4 and this is I0/2 and intensity at that point P is I0/2। तो मुझे लगता है इसका आंसर सी पार्ट होगा। अब आप देख सकते हो कितना आसान लेवल पे आपके नीट वालों ने पूछा हुआ था। तो बच्चों मैं बार बार कहता हूं, मैंने जेई में भी यही बात कहा था, नीट में भी यही बात कह रहा हूं कि प्रॉब्लम तो कभी टफ जेई वालों या नीट वाले पूछता ही नहीं है। बिल्कुल फंडामेंटल पे क्वेश्चंस आने हैं,
बिल्कुल फंडामेंटल पे। अगर आप उसको डील अच्छे से कर पाए तो मजा आ गया, और नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों। इसलिए आप बिल्कुल फंडामेंटल चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं जल्दी से। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन YDSE द इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, मान लीजिए कोई पॉइंट है P, वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा। जहां पर पार्ट डिफरेंस बच्चों लैम्डा था वहां की इंटेंसिटी I है। जहां का पार्ट डिफरेंस लैम्डा था वहां का इंटेंसिटी I है। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा जहां पर था वहां की इंटेंसिटी I है। तो देखिए इसको मैं दो तरीके से भी कर सकता हूं। मैं चाहता हूं इसको लंबे तरीके से पहले समझाऊं, देन इसको ऑब्जेक्टिव वे में भी समझा सकता हूं इसको। तो देखिए हमें तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी नहीं पता है, तो पहले मैं इंडिविजुअल इंटेंसिटी पता कर लेता हूं। तो मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं। मेरे को पार्ट डिफरेंस दे रखा है तो मैं फटाफट फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं। फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। तो जहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा था वहां का फेज डिफरेंस था 2π, और मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि इंटेंसिटी इज 4I0 cos स्क्वायर 5/2। आप कह सकते हो नन्हे मुन्ने कि 4I0 और cos स्क्वायर 2π/2, और इस जगह का इंटेंसिटी गिवन है I है। तो मैं I0 का वैल्यू क्या लिख रहा हूं, I/4। इंटेंसिटी का वैल्यू निकाला मैंने I/4, और ये जो इंटेंसिटी आपने निकाला है ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी है। ये बच्चों इंडिविजुअल इंटेंसिटी है। इस एग्जैक्टली एक वेव का इंटेंसिटी है I/4। समझिएगा ध्यान से। चाहो तो इसको बड़ी आसानी से बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए थोड़े से इसको एलोंगेट करके समझाने की कोशिश किया है ताकि आपके माइंड में और फीड हो जाए बातें। अब हमें क्या बोला गया कि जहां पर पार्ट डिफरेंस λ/4 था वहां की इंटेंसिटी क्या होगी। तो कोई नहीं, मैं सबसे पहले फेज डिफरेंस वहां का निकाल लेता हूं। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस λ/4। आप देख सकते हो कि फेज डिफरेंस आ गया π/2। तो इसका मतलब तो यही है कि मैं लिख सकता हूं इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट P इज 4I0 cos स्क्वायर π/2/2, और I0 का वैल्यू बच्चों मैंने अभी अभी निकाला था I/4। तो 4 गुना I/4 इंटू cos स्क्वायर π/4, and this is I/2. Intensity at that point P is I/2 cos π/4 cos 45 1/√2 cos square 1/2, and intensity at that point P is I/2। अच्छा बच्चे, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो तो देखो कैसे निकालोगे इसको, जरा समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला था कि जब जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, है ना, याद आया आपको, वहां की जो उस केस में मैक्सिमा होता था और उस केस में इंटेंसिटी 4I0 होता था। तो मुझे बोला गया कि जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी I है। मतलब अरे ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू दे रखा है मुझे, हद है भाई। मैं डायरेक्टली यूज कर सकता था कि I बराबर Imax cos स्क्वायर 5/2। समझ रहे बात? जहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा था वहां की इंटेंसिटी I है। मतलब मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है। और कितना मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है? 4I0, जिसका वैल्यू इसने दिया है I। तो इसको मतलब मैं यहां लिखूंगा I गुना cos स्क्वायर 5/2। तो 5 तो निकाल सकते हो आराम से, 5/2। तो मैं कह सकता हूं π/2/2 मतलब π/4, एंड द आंसर इज I/2। बड़ी आसानी से आंसर निकल सकता था। तो बच्चे मैंने क्या बोला कि देखिए
आप अगर धीरे धीरे टॉपिक कवर करते चले जाएंगे, धीरे धीरे अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो खुद ही आपको आइडिया लगता चला जाएगा कि यार क्वेश्चंस को कम समय में कैसे हैंडल करेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो आपने नोट कर लिया है, समझ लिए हो अच्छे से। अब हम थोड़े से अलग टेस्ट लेते हैं, अलग कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो मैंने अब अगला कॉन्सेप्ट उठाया, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नंबर 2। और मैंने आपसे पूछा, इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइक्रोमेटिक। अब आप जरूर कहोगे कि सर जी बाइक्रोमेटिक का फंडा थोड़ा सिखा दो मुझे। मैं अभी सिखाता हूं बाइक्रोमेटिक का फंडा। देखिए, मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको थोड़े से बारीकी से समझना होगा, क्योंकि हम लोग बाइक्रोमेटिक पे बात करने जा रहे हैं बच्चों, और बाइक्रोमेटिक थोड़े से अलग हैं। मान लीजिए मैं आपको एक YDC का एक फिनोमेनन दिखाने जा रहा हूं। ये apparatus है, ये कैपिटल D, S1 S2, ये स्मॉल d। और जनाब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि सोर्स यहां रखा हुआ है बच्चों, नन्हे मुन्ने। ये जो सोर्स है ना, इसके पास यार 2 अलग अलग वेवलेंथ थे। ये जो सोर्स है ना, इसके पास 2 अलग अलग वेवलेंथ से, तो ये मोनोक्रोमेटिक तो हुआ नहीं। मान लीजिए कि इसके पास एक वेवलेंथ था λ1 और एक और वेवलेंथ था λ2। ये 2 अलग अलग वेवलेंथ आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहां पर बात ये उठता है कि यहां पर भी बच्चों λ1 भी होगा और यहां भी λ1 होगा, यहां λ2 होगा, यहां λ2 होगा। कि जब बाइक्रोमेटिक का बात उठता है बच्चों, तो दोनों बातें उठेंगी ना बच्चों, कि λ1 λ2 दोनों जगह होगा। तो मैं ऐसे केस में कैसे सोचूंगा, जरा समझिएगा। दिक्कत यह है कि ये वेवलेंथ वाले λ1 λ2 के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। λ1 जब भी इंटरफेरेंस करेगा तो λ1 के साथ ही तो इंटरफेरेंस करेगा। λ2 जब भी इंटरफेरेंस करेगा तो λ2 के साथ ही तो इंटरफेरेंस करेगा। तो अब इस केस में क्या होता है कि ये λ1 इसके λ1 से इंटरफेरेंस करेंगे और पूरे स्क्रीन पे अपना अपना अलग अलग पैटर्न बनाते चले जाएंगे। पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, जो भी है, सेंट्रल मैक्सिमा, जो भी कुछ है। लेकिन इसका कलर मैंने कहा, मान लीजिए ये ब्लू कलर है, ब्लैक, वैसे तो ब्लैक है लेकिन ब्लैक बोलूंगा तुम लोग कहीं मिनिमा ना समझ लो, इसलिए मैं इसको ब्लू बोलता हूं, ठीक है ना, समझना ध्यान से। तो ये ब्लू कलर का पैटर्न बनाया था और इसका जो λ2 है, इसके λ2 के साथ इंटरफेयर करेगा और पूरे स्क्रीन के ऊपर में अलग अलग बनाते चले जाएगा नन्हे मुन्ने। इसका भी सेंट्रल मैक्सिमा होगा, अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा बनते चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई ऐसा जगह हुआ होगा, लेट अस अज्यूम, जहां पर ब्लू कलर का भी फ्रिंज और इस ग्रीन कलर का भी फ्रिंज इकट्ठा मिल गया होगा। मान लीजिए यहीं पर मिला है, तो मैं इसका नाम देता हूं Y। मान लीजिए λ1 वेवलेंथ का N1 मैक्सिमा, Nth मैक्सिमा λ2 के साथ, λ2 का N2th मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर गया, मतलब कॉन्साइड कर गया, सुनिएगा ध्यान से। इसका N1 मैक्सिमा, मतलब ब्लू कलर का जो N1 मैक्सिमा था, वो ग्रीन कलर के N2th मैक्सिमा के साथ कॉन्साइड कर गया।
मतलब बात बहुत स्पष्ट है, इसका मतलब दोनों के लिए y सेम है। अरे भाई y तो सेम ही होगा, कॉन्साइड करने का मतलब क्या हुआ? ये कॉन्साइड किया है, ये दोनों देखिएगा, ये और ये, मतलब जहां पर इसका n1 मैक्सिमा बना था वहीं पर इसका भी n2 मैक्सिमा बना था, बस ऑर्डर ऑफ फ्रिंज बदल रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि y1 इक्वल टू y2, इसका मतलब n1 लैम्डा 1 dy dy मस्ट बी n2 लैम्डा 2 dy dy। इस बात की कोई गारंटी नहीं है भाई साहब कि इसके मैक्सिमा उसके मैक्सिमा के साथ ही ओवरलैप करेगा, कॉन्साइड करेगा। क्या पता इसका कोई मैक्सिमा है, वहां पर उस कलर का कोई मिनिमा बना होगा जा करके, ये भी तो संभावनाएं हो सकती है। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है मैक्सिमा, इसलिए मैं मैक्सिमा के रिस्पेक्टिव बातें कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि इसका n1 मैक्सिमा इसके n2th मैक्सिमा के साथ ओवर कॉन्साइड कर गए हैं। तो चलिए मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं और मैं जरूर लिखूंगा कि n1 बाय n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे देने जाते हैं आप जरा समझिएगा, और ये क्वेश्चन मैं इस साल के लिए सुपर डुपर हिट नाम दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस साल पूछना चाहिए था आपके एंट्रेंस में, चाहे जेईई मेन में आए या नीट में आए, या एडवांस भी पूछ लेता है कई बार, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी एडवांस पूछ लेता है। तो मैं कहता हूं कि दो कलर है, एक रेड है और एक वायलेट है। रेड कलर का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। देखो आपने एज्यूम किया है, एक्चुअल क्या है मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ एजम्पशन किया है। और इसका 400 नैनोमीटर लेट अस एज्यूम, मैं भी जानता हूं 300 भी हो सकता है, मैंने सिर्फ एजम्पशन किया है, इसलिए इस पर कोई कमेंट ना करें, ये सिर्फ मेरा एजम्पशन है। तो मैं कहता हूं कि रेड कलर और वायलेट कलर जिसका अलग अलग वेवलेंथ दे दिया मैंने मान लीजिए क्वेश्चन में, और कहता हूं कि वाईडीएसई जो परफॉर्म हो रहा है ये दोनों कलर मिला करके हो रहा है। मतलब ये जो सोर्स है इसके पास दो अलग अलग वेवलेंथ थे, रेड वाला भी था और वायलेट वाला भी था। मान लीजिए इसका n1 मैक्सिमा इसके n2 मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो मैंने पूछा कि फाइंड मिनिमम ऑर्डर ऑफ वायलेट फ्रिंज टू कॉन्साइड। मिनिमम ऑर्डर ऑफ वायलेट पूछा है मैंने आपसे, बहुत ही सिंपल बात। तो मैं सीधा बोलता हूं कि दोनों का y सेम माना था, सेम होना चाहिए था। मीन्स n1 लैम्डा 1 dy dy नन्हे मुन्ने बराबर n2 लैम्डा 2 dy dy। मैं dy से dy काट देता हूं और मैं बोलूंगा n1 बाय n2 इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 है 400 और लैम्डा 1 है 700, मतलब n1 बाय n2 का वैल्यू आया है बच्चों 4/7। क्या मतलब है इसका? मतलब जरा समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। हमने n1 बाय n2 का वैल्यू निकाला है 4/7। इसका मतलब n1 किसके लिए बोले थे हम? रेड के लिए। n2 किसके लिए बोले थे? वायलेट के लिए। इसका यह मतलब है कि रेड कलर का चौथा फ्रिंज, सुनिएगा, रेड कलर का चौथा ब्राइट फ्रिंज, रेड कलर का चौथा ब्राइट फ्रिंज वायलेट कलर के 7th ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रहा है। नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया। रेड कलर का चौथा ब्राइट फ्रिंज, रेड कलर का चौथा ब्राइट फ्रिंज वायलेट कलर के 7th ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब यह भी कह सकते हो 8/14 या 12/21। इसका मतलब क्या हुआ कि रेड कलर का 8वां ब्राइट फ्रिंज वायलेट कलर के 14th ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब यह भी कह सकते हो कि रेड कलर का 12वां फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज वायलेट कलर के 21वें फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो मुझसे क्या पूछा गया था कि मिनिमम ऑर्डर ऑफ वायलेट कलर, एंड द आंसर इज 7। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। आप जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ता हूं फिर। तो चलिए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए।
प्रॉब्लम क्या था बच्चों, ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। कह रहा इन YDAC द स्लिट्स आर 2 मीटर अपार्ट, द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट होगा बच्चों, 2 mm अपार्ट है। मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि D इक्वल टू 2 mm are illuminated with by photons of 2 wavelength, lambda 1 given 12,000 एंगस्ट्रॉम and lambda 2 given 10,000 एंगस्ट्रॉम। ओके बच्चों, and we have given D is 2 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया कि एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा, कॉमन सेंट्रल मैक्सिमा यही है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज ऑफ वन ओवरलैप विद अनदर, लेट अस अज्यूम इट्स N1 मैक्सिमा ओवरलैप्स विद इट्स N2 मैक्सिमा। तो सबसे पहले हमें y1 बराबर y2 करना होगा, मीन्स N1 lambda 1 dy d इज अगेन N2 lambda 2 dy d। जरा समझने की कोशिश करें आप, N1 by N2 is lambda 2 by lambda 1, N1 by N2 is lambda 2 by lambda 1। lambda 2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 10,000 एंगस्ट्रॉम बाय 12,000 एंगस्ट्रॉम। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं बच्चों। तो N1 by N2 का वैल्यू आया है 5/6। इसका मतलब यही हुआ कि इसके पांचवा मैक्सिमा इसके छठे मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि वो डिस्टेंस क्या था, मैं अभी निकाल लेता हूं। y बराबर N1 lambda 1 dy d, N1 lambda 1 dy d, यही तो y था। N1 का वैल्यू है 5 गुना lambda 1 क्या दे रखा है 12,000 गुना 10 का पावर -10 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, गुना कैपिटल D इज 2 सेंटीमीटर, 2 गुना 10 का पावर -2 डिवाइडेड बाय स्मॉल d, एंड स्मॉल d इज 2 mm 10 का पावर -3। मैं पूरे सॉल्व कर देता हूं, 2 कट जाएगा, एंड द डाटा इज 12 5 60 6 mm, द डाटा इज 6 mm। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने आ गया होगा। चलिए इसको जल्दी से आप नोट करिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया है, मैं अगले PST की तरफ आता हूं। और मेरा अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में कहानी ऐसा होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। आइए कैसे करते हैं इसको डिस्कस, थोड़े समझने की कोशिश करेंगे आप। मैं नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा निकालने जा रहा हूं। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल तो कैसे करते थे, कर लिया। बट बच्चों, जब एंगल लार्ज हो तो कैसे करेंगे, आइए उसी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए बच्चों, 2 स्लिट्स हैं S1 और S2। मैंने आपसे बहुत ही स्पष्ट कह दिया कि यहां सोर्स था, यहां पर कोई पॉइंट P है, वेव्स ऐसे जा रहे थे, मैं ऐसे कुछ बातें कर लेता हूं और ऐसे कुछ बातें कर लेता हूं। देखो बच्चों, मैंने ये एंगल दे रखा है थीटा, मैंने ये एंगल दे दिया थीटा। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये एंगल वी थीटा है, ये एंगल वी थीटा है। लेट अस अज्यूम ये y है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। नन्हे मुन्ने आप समझो, इस सिचुएशन में अगर मैं पार्ट डिफरेंस आपसे पूछता हूं, तो आपका पार्ट डिफरेंस कहने का मतलब तो यही होगा
SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P। जैसे कि आप जानते हो SS2 माइनस SS1, S2P माइनस S1P इज द पार्ट डिफरेंस। और ये तो चला गया। थोड़े ध्यान देना है आपको कि पार्ट डिफरेंस आया है S2P माइनस S1P, मतलब इधर वाला तो पार्ट डिफरेंस 0 हो चुका है। और मैं अगर यहां का पार्ट डिफरेंस पूछूं तो आपका जवाब होगा कि सर जी यही तो पार्ट डिफरेंस होगा। अगर ये D है, अगर ये D है और ये थीटा एंगल है तो ये कहलाएगा D साइन थीटा। इसका मतलब इसका जो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है वो यही तो है। मैं ये कॉमन पॉइंट ले रहा हूं, तो इन दोनों वेव्स के बीच में यही तो पार्ट डिफरेंस है। तो मैं डेल्टा एक्स को लिखूंगा D साइन थीटा। सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, डेल्टा एक्स इज D साइन थीटा। मैं आपको एक बात और बताता हूं बच्चों, जरा समझिए। ये तो D था, ये बात आप जानते हो पहले से, ये कैपिटल D था। अगर मैं एंगल को बड़ा मानता हूं तो ये टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे हम परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, जब भी एंगल बड़ा आएगा, जब भी एंगल बड़ा आएगा, जब भी, अब समझिए, जब भी एंगल बड़ा आएगा बच्चों, जब भी, तो आपको ये दोनों रिलेशंस याद रखना है, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे अगर कहता हूं कि पहला मैक्सिमा के लिए बताइए, तो यार पहला मैक्सिमम के लिए तो एंगल बहुत छोटा ही होगा ना बच्चों, समझिए। दूसरे मैक्सिमा के लिए छोटा एंगल है। देखो भाई, कोई गारंटी नहीं लेता हूं कि एंगल छोटा ही होगा, अब मान के चलने की छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल है तब तो उस केस में आप डेल्टा एक्स का वैल्यू लिखते थे YD/D, और मैं कभी मना नहीं करता था, इसी सारे क्वेश्चन निकालता था। लेकिन आज का सिचुएशन देखिए कि मैं पूछता हूं कि यार 50वां मैक्सिमा, क्या आप एंगल छोटा बोलोगे? नहीं, ऐसे कैसे छोटा एंगल बोल दोगे तुम, वो तो बड़ा एंगल हो गया यार, ऐसे एंगल है। तो ऐसे केस में आप अगर इन दोनों फार्मूला को यूज करोगे तो जिंदगी में कभी तंग नहीं होगी। थीटा यहां से निकाल लेना है आपको, टेन थीटा बराबर Y/D से, और इसमें पुट कर देना है आपको, तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। और पार्ट डिफरेंस आते ही फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस आते ही इंटेंसिटी आ गया। और बोलिए, तो मैंने ये सोचा कि टेन थीटा इक्वल टू Y/D। और या समझिए कि अगर एंगल को आप छोटा मान लेते हैं, इफ एंगल इज स्मॉल, तो क्या जनाब टेन थीटा और साइन थीटा में कोई अंतर नहीं होगा? टेन थीटा लगभग बराबर होगा साइन थीटा का। अगर एंगल बहुत छोटा है तो टेन थीटा और साइन थीटा में अंतर कहां रह गया? कोई अंतर नहीं है। तो क्या इस सिचुएशन में ऑब्जर्व करिए, इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला डेल्टा एक्स बराबर D इंटू Y/D आया कि नहीं आया? तो अब जरा देखिए क्या डाटा आया। अरे वही तो आया, वही तो आया, डेल्टा एक्स का वैल्यू YD/D। कमाल है यार। इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो मेरा पार्ट डिफरेंस है वो है YD/D। तो अगर एंगल बड़ा हो तो आप इससे चलो, अगर एंगल छोटा है, अगर एंगल छोटा है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे, अगर एंगल बड़ा है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे। और ये फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे तो कीप इन माइंड टेन थीटा इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अगर टेन थीटा इस फॉर्मूला से नहीं निकाले तो आप मान लीजिए कि आपका रिजल्ट सही नहीं होगा। आप जरा समझिएगा ध्यान से, मैं इसको इरेज करता हूं, आप जल्दी से इसको नोट कर लो। देखिए, मैं ये सोच रहा था कि चूंकि मेरे को पता लग चुका है कि डेल्टा एक्स का वैल्यू अब की बार D साइन थीटा आया है,
तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जब डी साइन थीटा आया, डेल्टा एक्स का वैल्यू जब बच्चों डी साइन थीटा आया, तो मैं कहता हूं, क्या अब ऐसे बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमा के केस में इस डेल्टा एक्स का वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस एन लैम्डा, और मिनिमा के केस में इस डेल्टा एक्स के बदले में लिखेंगे प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब जरा समझिएगा, ध्यान से समझिए। अगर मैं एंगुलर सेपरेशन पूछूं, एंगुलर सेपरेशन की बात करूं, एंगुलर सेपरेशन की बात करूं, मतलब थीटा की बात करूं, कह रहा था ना कि एंगुलर सेपरेशन जब मुझसे पूछा जाएगा बच्चों, तो मैं लिखूंगा कि फॉर मैक्सिमा, ध्यान सुनिएगा, फॉर मैक्सिमा d sin theta is the part difference and this is equal to plus minus n lambda। तो क्या मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा बाई डी, साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा बाई डी। अब यहीं पर आपको समझना होगा, तो क्या थीटा बराबर लिखूंगा साइन इनवर्स प्लस माइनस एन लैम्डा बाई डी। अगर मैं पूछता हूं सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, तो एन का वैल्यू 0, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन का वैल्यू 0 और साइन इनवर्स 0 मतलब 0। अगर मैं पूछता हूं कि पहला मैक्सिमा के लिए बताइए कि कितने एंगल था, तो बस करना क्या है, एन का वैल्यू 1 पुट कर देना है। तो ये पहला मैक्सिमा का एंगुलर सेपरेशन आ चुका है। अगर मैं दूसरे मैक्सिमा की बात करूं, तीसरे मैक्सिमा की बात करूं, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि जब भी एंगुलर सेपरेशन की बात करेगा मैक्सिमा में खास करके, तो हम इसको यूज करेंगे, और अगर मुझे मिनिमा में बात करता तो मैं इसको उठा के यहां पुट कर देता। तो एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे बच्चों, और आपको करना पड़ेगा और आप कर भी दोगे। लेकिन देखो यहां पर जो बात मैंने उठाया था, जो मेरा मुद्दा है नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिए कि स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे, और आपके एंट्रेंस में ये क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करेंगे, डायरेक्टली हिट, सुपर हिट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सुपर हिट है, इसलिए इसको थोड़े ध्यान से सुनिएगा कैसे आने हैं। तो अपने करना क्या है कि हमें पता है कि डी साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा। तो क्या बच्चों, एन बराबर मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस डी साइन थीटा बाय लैम्डा प्लस माइनस डी साइन थीटा बाय लैम्डा, वेर एन इज ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। याद रखिएगा, कुछ बच्चे इसको नंबर ऑफ फ्रिंज बोलेंगे, गलत बात। दिस इज ओनली द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। और हमें करना क्या है कि इस n के मैक्सिमम वैल्यू को निकालना होगा। मैं देखना चाहूंगा कि मैक्सिमम ऑर्डर कितना था इस फ्रिंज का, तो इसके लिए हमें इसके मैक्सिमम वैल्यू को निकालना होगा, और इसके मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब इस साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो मैं एन मैक्स क्या बोलूंगा, प्लस माइनस डी बाई लैम्डा। जस्ट एक एजम्पशन करिए, हमें डी गिवन होता है क्वेश्चन में, हमें लैम्डा गिवन है। मान लीजिए कि एन मैक्सिमम का वैल्यू आया है प्लस माइनस 2। ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि एन मैक्सिमम आया है प्लस माइनस 2। इसका क्या मतलब है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है कि ऑर्डर ऑफ फ्रिंज जो है वो 2 है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज जो है बच्चों वो 2 है। और इसका यही मतलब हुआ कि 2 ऊपर और 2 नीचे मैक्सिमा। ऑर्डर ऑफ फ्रिंज 2 मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, और एक बीच में सेंट्रल मैक्सिमा। तो मैं कहूंगा कि मैक्सिमा की जो संख्या है बच्चों, वो तो इस बार 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। और जितने मैक्सिमा होते हैं
उससे एक कम मिनिमा होंगे। क्यों भाई? क्योंकि सेंटर पे तो मिनिमा होता ही नहीं है। तो मैं पूछूंगा मिनिमा की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4, मिनिमा 4 और मैक्सिमा 5। तो चलिए इसको जल्दी से आप इसका नोट कर लीजिए, मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन YDC हाउ मेनी मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इंक्लूडिंग द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इफ लैम्डा इज इतना और डी बराबर इतना। तो सुनिए हमें करना क्या होता है, हम जब भी नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम आए तो हमने क्या बताया कि आप सबसे पहले n बराबर ऐसे कर लीजिए प्लस माइनस डी वाई लैम्डा, और चेक करिए कितना आ रहा है। डी का वैल्यू दे रखा है 7000 और लैम्डा दे रखा है 2000 एंगस्ट्रम। इसको चेक करिएगा तो ये आ गया प्लस माइनस 3.5, मतलब n का वैल्यू 3.5, मतलब हमें 3 कंसीडर करना होगा। तो इसका मतलब 3 ऊपर देखो सारे 3 है ना, 3.5 तो 3 ही लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भैया मुझे 4 लेने के बाद करना है। तो इसका मतलब 3 ऊपर ऑर्डर ऑफ फ्रेंड्स और 3 नीचे ऑर्डर ऑफ फ्रेंड्स और एक बीच में 3 3 6 एक साथ, एंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा इज ओनली 7। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में नन्हे मुन्ने आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे से आप लोग क्लास में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो और बहुत ही अच्छा रिस्पांस ले रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं इससे आगे अगले लेक्चर में आऊँगा, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।